चलिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे, आपको याद होगा, उपनिवेशवाद के संदर्भ में लास्ट में जापान पे चर्चा हो रही थी कि जापान ने कैसे अपने आप को बहुत कम समय में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक, इस पॉइंट पे बात कर रहे थे हम लोग। एक बार हमने समझा दिया था, अभी मैं आपको लिखा देता हूँ पहले, कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो फिर समझा दूंगा आपको। मैं कल लास्ट में समझा के छोड़ा था मैंने, है ना। और इसके बाद एक छोटा सा हिस्सा और बात करना है हमें, अमेरिका कैसे एक शक्ति के तौर पे राइज किया। ये कई फेजेज में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या है कि उन फर्स्ट वर्ल्ड वार तक देख रहे हैं कि जापान कैसे ट्रांसफॉर्म किया या अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार तक कैसे राइज किया। क्योंकि ठीक इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रथम विश्व युद्ध, वहां तक इनकी भूमिका भी हम ध्यान में रखेंगे। देखें आप, आधुनिक क्या है, जापान का उदय, ठीक है। मैंने कहा पूछ लूं वही बात बोलूं, वरना फिर दूसरा बात बोल दूंगा मैं, है ना। ये सब कुछ होते नहीं है, बेसिकली शब्दों का हेर फेर होता है, ठीक। धीरे धीरे आपको भी कॉन्फिडेंट रहना है, एक तरह से बात कही तो उसी को दूसरी तरह से कहनी है, तीसरी तरह से कहनी है। सब शब्दों का हेर फेर, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। देखिए आपकी, चीन की तरह जापान भी, चीन की तरह जापान भी यूरोपीय देशों से, यूरोपीय देशों से अलग थलग रहने पर बल दे रहा था। रहने पर बल दे रहा था तथा चीन में यूरोपीय देशों की गतिविधियों, चीन में यूरोपीय देशों की गतिविधियों से सतर्क भी था, यूरोपीय देशों की गतिविधियों से सतर्क भी था। ठीक है, चीन में यूरोपीय देशों की गतिविधियों से सतर्क भी था कि जैसे ओपियम वार को जानकारी थी उसके बाद कि भाई क्या कर रहे हैं, तो वो भी सीमित संपर्क की बात कर रहा है, ठीक, और दूरी बना करके चल रहा है जापान। अगला पॉइंट लिखें, जापान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जापान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन जापान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी लेकिन राजा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, राजा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। है ना, राजा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है, टोकुगावा वंश, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, टोकुगावा वंश एक डायनेस्टी थी, प्रभावी शासक की, सामंत की, है ना। टोकुगावा वंश का शासन पर प्रभाव था, टोकुगावा वंश का शासन पर प्रभाव था। जानकारी के लिए ऐसे ब्रैकेट में लिख लें आप, जापान द्वीपीय राष्ट्र है, द्वीपीय राष्ट्र है, आइलैंड नेशन है, द्वीप, है ना। कॉमा देके लिखेंगे आप कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, कॉमा संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है ना। ये जो दो तीन पॉइंट्स बस ऐसे जापान के बारे में जब हम कोई तस्वीर बनाएंगे तो हेल्प करेगा आपको। जैसे कोयला लोहा वगैरह न के बराबर है वहाँ पे, है कम है बहुत, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है, मिनरल्स वगैरह वहाँ पे, खेती भी बहुत अच्छी नहीं,
काम लायक हो जाती है वहाँ पे। मछली पालन ठीक था उनका, मतलब रेशम और मछली पालन दो मेन कारोबार थे जापान में, जिस पे वो सर्वाइव। बट वो साहसी और चूंकि समुद्र से घिरे हुए हैं वो, और भूकंप जो है सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप जो होता है, जो जोन होता है 5 या 4, जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, उसमें स्थित है जापान। तो भूकंप के झटकों को झेलने की वहां के लोगों को आदत पड़ी हुई है। आप जैसी परिस्थितियों में ढलते हैं ना, उसी हिसाब से आप मजबूत होते चले जाते हैं। उनमें साहस बहुत है, पुनः निर्माण, जब जब नुकसान होगा रिकंस्ट्रक्ट करने की क्षमता बहुत है उनके अंदर। और उसके साथ दो दो हाथ करते आ रहे हैं वो, तो ये एक अच्छी क्वालिटी भी है उनके अंदर, मतलब ठीक है, कुछ सीमा भी है और ये सिचुएशन है। इसी बैकग्राउंड में जापान बहुत तेजी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। 1850 के दशक में अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी, 1850 के दशक में अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी कोमोडोर पेरी ने, नाम लिख लेंगे आप, कोमोडोर पेरी ने, 1853 का वाक्य है ये, है ना, इसलिए 50 का दशक मैंने लिखवाया आपको। कोमोडोर पेरी ने जापान पर दबाव बनाकर, जापान पर दबाव बनाकर दबाव बनाकर उसे उसे असमान उसे असमान संधि की शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया। उसे असमान संधि की शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया, बाध्य किया। में लिखेंगे आप, शीघ्र ही शीघ्र ही ब्रिटेन शीघ्र ही ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों ने भी जापान पर जापान पर असमान संधि की शर्तों को थोपा, असमान संधि की शर्तों को थोपा। असमान संधि की शर्तों को थोपा या लादा। भाई जब अमेरिका को दे रहे हो अधिकार तो हमें भी दो। दादागिरी जो चलती रहती है दुनिया में, ब्रिटेन वैसे भी बॉस था। तो अब दो तरह की प्रतिक्रिया थी, या तो इस अधीनता को स्वीकार करके नियति मान लेना, या फिर इस अधीनता को चुनौती देना। जब चीन ने चीन में इतनी अराजकता थी ना, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या करना है उसको। बट जापान में इमीडिएट प्रतिक्रिया हुई वहां के प्रभावी वर्ग में कि हमें यूरोप की तरह बनना है, हमें बदलना है। तो वहां का एक प्रभावी वर्ग था, उसके अंदर ये बात आई कि अधीनता स्वीकार करने की आदत नहीं है उनकी भी। सच्चाई तो है कि भाई वो देख रहे हैं उनके पास बेहतर जहाज, बेहतर हथियार, बेहतर उद्योग, सब कुछ बेहतर है उनके पास। हम क्यों ना इस तरह से अपने आप को ढाल लें। अगला पॉइंट देखें। पाश्चात्य प्रभुत्व के विरुद्ध पाश्चात्य प्रभुत्व के विरुद्ध जापान में पाश्चात्य प्रभुत्व के विरुद्ध जापान में परिवर्तन की मांग की जाने लगी। परिवर्तन की मांग की जाने लगी। में लिखें आप, 1867-68 में, 67-68 में
मेजी पुनर्स्थापना के साथ मेजी पुनर्स्थापना के साथ पुनर्स्थापना के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मेजी पुनर्स्थापना के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई, इसी में लिखें तोकुगावा वंश का पतन हुआ। तोकुगावा वंश का पतन हुआ। दो चार नाम लिखना जरूरी होता है ताकि लगे आप जापान ही पढ़ रहे हैं। मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूंगा बिना फैक्ट्स का, ठीक है। और यही तरीका होता है हिस्ट्री को याद रखने का। फैक्ट को माइनस करके पहले हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा जाता है। कंप्लीट माइनस कर दीजिए तथ्य को, ठीक है। कंप्लीट माइनस करके केवल स्टोरी बना लीजिए पहले दिमाग में, अच्छा ये सब हुआ, उसमें फिर इंफॉर्मेशन ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा जैसे जो स्टैंडर्ड तरीका होता है हिस्ट्री को मतलब समझने का, कि आप कैरेक्टर को निकाल दीजिए, अच्छा ये सब हो रहा है, उस तरह का एक फ्रेम बना लिया जाता है। और वो फ्रेम बहुत सिंपल होता है इतिहास में। तभी मैं कई बार आपको कहता हूँ कि इतिहास कोई गंभीर विषय नहीं है, टेक इट इजी, है ना, मतलब आसानी से इसको लेना है। उसका इन्फॉर्मेशन में थोड़ा दम होता है, ठीक है। तो आप साथ साथ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, उसको माइनस करके थोड़ा फ्रेम बना लीजिए, ये ऐसा था, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया। तोकुगावा नाम लाने से लगता है ना कि कुछ बात कर रहे हैं जापान की। मेजी वर्ड यूज किया तो लग रहा है कि कुछ बात कर रहे हैं जापान की। तो दो चार पांच सात ऐसे रेफरेंस लेने पड़ते हैं जिससे लगे कि हम जापान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी याद करिएगा कभी कभी आप नाम को लेकर परेशान मत, उसको साइड कर दीजिएगा, है ना। साइड, हट, हवा आने दे, है ना। नहीं, हट, इसको साइड कर दीजिए, हवा आने दे। फिर पहले बैठा लीजिए दिमाग में चीजों। हाँ भाई चल तू भी इधर आ, ठीक है। क्या तेरा नाम तोकुगावा है, ठीक है, चल बैठ जाओ खोपड़ी में। मेजी चल तू भी बैठ खोपड़ी में, ऐसे करके ना थोड़ा बातचीत संवाद करते रहिए उससे, क्लास नोट से, ठीक है। डराइए मत उसको, है ना। देखें, ठीक, पतन हुआ, इसी में लिखें कि राजा की स्थिति मजबूत हुई। राजा की स्थिति मजबूत हुई। राजा की स्थिति मजबूत हुई तथा राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों, राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट लिखें, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था, राजनीतिक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, ठीक है। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, ठीक है। संविधान एवं कानून का शासन स्थापित किया गया। संविधान एवं कानून का शासन स्थापित किया गया। लिखे संसदीय शासन की शुरुआत हुई। संसदीय शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रसा, ये नाम सुना है ना सभी ने, प्रसा, यानी जो जर्मनी वाला पहले वाला हिस्सा था। प्रसा एवं ब्रिटेन, प्रसा एवं ब्रिटेन के तर्ज पर
रशा एवं ब्रिटेन के तर्ज यानी ढर्रे पर क्रमशः क्रमशः स्थल एवं नौसेना स्थल एवं नौसेना का पुनर्गठन किया गया। स्थल एवं नौसेना का पुनर्गठन किया गया। तो सेना के क्षेत्र में इसने तेजी से परिवर्तन करना शुरू किया। ठीक, उसी धर्रे पे इसने आर्मी बनानी, ट्रेनिंग शुरू करी और विदेशों से हथियारों का आयात, यूरोप से हथियारों का आयात, और फिर धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को सीख करके हथियारों का निर्माण। देख लें आप ब्रैकेट में, आधुनिक हथियारों का आयात एवं निर्माण प्रारंभ। आधुनिक हथियारों का आयात एवं निर्माण प्रारंभ। आधुनिक हथियारों का आयात एवं निर्माण प्रारंभ, दोनों काम किया इसने। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था से क्या होता था, राजा कमजोर था और सेना विभाजित हो गई, फिर बहुत सारे क्षेत्रीय कानून हो गए, क्षेत्रीय मुद्राएं हो गई, आवागमन पे प्रतिबंध, जो सामंत हमने शुरू में समझाया था, वो सब टूटने से क्या होता है, एक राष्ट्रीय बाजार बनता है, एक राष्ट्रीयता की भावना आती है। ठीक है, इस तरह की बातें, और जापानीज भाषा को था भी वहाँ जापानीज, उसको प्रमोट भी किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, जापान सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए भी, जापान सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए भी, आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए भी कदम उठाए गए। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के लिए जापानी छात्रों को अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में भेजा गया। जापानी छात्रों को अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में भेजा गया। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में भेजा गया। ठीक है, जापान में भी तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए। जापान में भी तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए। जापान में भी तकनीकी शिक्षा एवं, एक यूनिक बात थी जापान की, इसको पता था कि हमें मॉडर्नाइजेशन को सस्टेन करना है तो हमारे पास स्किल्ड और एडुकेटेड लोग होने चाहिए। याद होगा स्वदेशी आंदोलन में, यहाँ पे एक योगेश चंद्र ने एक समिति बनाई थी भारत में, मैंने एक बार उल्लेख किया था मॉडर्न इंडिया में, याद है ना, छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए जापान भेजा गया। स्वदेशी था ना, तो हम यूरोप से दूरी बना रहे थे, बट जापान खुद अपने छात्रों को राज्य भेज रहा अपने पैसे पे, अमेरिका और पश्चिम यूरोप। आप खुद सोचो ना, आप निर्भर रह करके कब तक करोगे काम, जब तक आप सस्टेन नहीं करोगे उसको। तो जापान आयात भी कर रहा है लेकिन उसको सस्टेन, निर्माण के लिए भी वो ध्यान, बेसिक सी बात है। ठीक, समझ में आ रही बात ना। तो 70 से 1900 के बीच में जो जापान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राजनीति में बदलाव हुआ, बट शिक्षा में परिवर्तन को सबसे बड़ा, सब महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पे देखा जाता है। उस बदलाव ने चीजों को सस्टेन किया, राजनीति में उतना बड़ा एक नई व्यवस्था आ गई। राजा ठीक है, थोड़ा रोल बढ़ गया, बट अभी भी कुछ परिवारों के द्वारा ही शासन किया जा रहा था।
अब वो परिवार थे जो परिवर्तन चाहते थे, पहले वाला था जो परिवर्तन नहीं चाहता था, तो उसको हटा दिया गया। संसदीय व्यवस्था में भी बहुत, संसद को अधिकार नहीं थे, राजा और मंत्रियों के पास पावर बहुत था। मंत्रिमंडल में सेना के लोग भी होते थे, मंत्रिमंडल में व्यापार के लोग भी होते थे। तो जरूरत पड़ने पे भी आगे बताऊंगा कि जापान में सैन्यवाद क्यों आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, थोड़ा समझा दूंगा संविधान के बारे में, क्या क्या ऐसी बात थी वहां के संविधान में, दो चार बातें हैं जो हम देख लेंगे, जैसे जैसे जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां जानकारी देता हूँ। तो एक्चुअल में राजनीति में बदलाव विजिबल है, पर उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना शिक्षा को महत्व दिया जाता है वहां परिवर्तन। एक सीखने वाली बात हो गई, जब बदलाव वाकई करना है आपको किसी भी समाज में, तो शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। अपने यहाँ जैसे आरक्षण पे बहस चलती है, थोड़ा सा भी समझदारी से कोई भी सोचेगा ना, तो जितनी आबादी है और जितनी नौकरी है ना, वो मतलब एक होता है खाने में नमक, नमक के बराबर भी नहीं है। ठीक, खाने में नमक के बराबर भी नहीं है। और पूरी की पूरी व्यवस्था उस पे, चुनाव लोग जीत जाते हैं, अलग अलग पार्टियां चुनाव हार जाते हैं, सब कुछ होता है उस पर। ठीक, बट सच्चाई यही है कि एजुकेशन का लेवल यदि बहुत अच्छा किया जाए, यदि 10 साल भारत शिक्षा में निवेश कर दे, 15 साल, ठीक है, एक वक्त कम खाएंगे लेकिन शिक्षा के विकास पे ध्यान, एक लेवल पे शिक्षा दें। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने इंडिया में ना स्कूल कॉलेज का, पीढ़ी ही बदल जाएगी उसके बाद। ऐसे कहने के लिए तो काम होता ही रहता है, हर सरकार में काम होता है, वर्तमान सरकार में भी, पहले भी। पर जिस लेवल पे चाहिए शिक्षा में निवेश, जितने कंफ्यूजन है उन सबको दूर करना, वहाँ इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक, वहाँ पे कमजोर पड़ जाती है। हर देशों में बदलाव में शिक्षा ने बड़ी भूमिका है। आज हम लोग की भी जो तरक्की है उसमें शिक्षा की बड़ी भूमिका है। हर सिविल सर्वेंट के अलावा जीवन के किसी भी क्षेत्र को जो लीड कर रहे हैं, तो सब स्किल्ड लोग ही तो लीड कर रहे हैं। लेटरल एंट्री जो आपने सुना होगा यूपीएससी में, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई, योग्य लोगों की भी सेवा। निजी तौर पे मुझे भी कुछ गलत नहीं लगता है, निजी तौर पे मुझे भी कुछ गलत नहीं लगता है, जहां इतने लोग काम कर रहे हैं उसमें एक आधा टेक्निकल लोग भी जुड़ जाएं, एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। फिर टकराव शुरू हो जाता है, मानसिकता अपने यहाँ, आईएएस लॉबी को लगता है कि नहीं मेरा अधिकार कम हो रहा है, पॉलिटिकल अलग हो जाता है, रिजर्वेशन वाले को अलग लगता है। हिंदुस्तान में तो शासन कर ही लेना बहुत बड़ी बात है। जो सरकार चला लेता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है वो लोग, मतलब इतनी तरह की बातें उठती हैं हिंदुस्तान में, जबकि कॉमन सेंस भी कहता है कि हमें एक्सपर्ट तो रखने ही पड़ेंगे। अब एक्सपर्ट से सजेशन के लिए आप हायर करते हैं, अब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। सिस्टम में कोई अच्छा एक्सपर्ट, जाना माना दुनिया का एक्सपर्ट होगा, क्या जाता है, आप ऐसा तो नहीं कि उसकी बात आप हम लागू ही करना है, आप तो सरकार के लिए भी सहूलियत होती है, अधिकारियों के लिए भी सहूलियत होती है। वैसे अधिकारियों के बीच में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट में धीरे धीरे चिन्हित करके लगाया जाता है, उनका भी स्किल डेवलप होता है। हम न भी करें ना, तो जॉब में जाने के बाद भी हम थोड़ा बाइफरकेट कर सकते हैं। जो जिस बैकग्राउंड को उसको देख करके उस तरह की ट्रेनिंग दे करके उसको उस तरह की सेवा के लिए हम शुरू में छोड़ दिया जाए, 10 साल 15 साल के लिए, हम एक दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं। जो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है उसको उधर की तरफ वो किया जाए, उनको स्कूल तैयार किया जाए। ठीक है, तो उसमें भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, वो भी तरीका ठीक, बट तो चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास, आर्थिक क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास और औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया। औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया। यहाँ किसी में रेलवे रेलवे
पक्की सड़कें, स्टीमर इत्यादि का तेजी से विकास हुआ। स्टीमर इत्यादि का तेजी से विकास हुआ। जापान में आसान नहीं है रेलवे का विकास, एक द्वीप दूसरा द्वीप तीसरा ऐसे करके, है ना। फिर भी खूब उसमें निवेश शुरू हुआ, विकास हुआ। लेकिन इसी के साथ पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम इत्यादि में भी निवेश किए गए। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम इत्यादि में भी निवेश किए गए। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम इत्यादि में भी निवेश किए गए। लिखें। अगला पॉइंट देखिए, लौह इस्पात सूती एवं रेशमी वस्त्र इत्यादि उद्योगों में भी निवेश किए गए। का पॉइंट लिखें। इन क्षेत्रों में निवेश के लिए एक बड़ी पूंजी इन क्षेत्रों में निवेश के लिए एक बड़ी पूंजी राज्य राज्य एवं कुछ व्यापारिक परिवारों लिख लेंगे आप, जाय बात्सु ब्रैकेट में। व्यापारिक परिवार थे कुछ फेमस फेमस, उसको जायबात्सु कहा जाता था, ग्रुप था पूरा। ठीक। निवेश के लिए राज्य एवं व्यापारिक परिवारों के द्वारा पैसे लगाए गए। एक देखोगे आप, जापान चल रहा है पूंजीवादी रास्ते पे। जापान का भी मॉडल क्या है? पूंजीवादी मॉडल। बट यहाँ राज्य अपनी तरफ से खूब पैसा लगा रही है और कुछ व्यापारिक परिवारों को प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है राज्य पैसा लगाने के लिए। जरूरी था ना, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक, तो जिनके पास पैसा था वो लोग पैसा लगा रहे हैं बदलाव के लिए। अगला पॉइंट लिखें। विदेशी पूंजी एवं तकनीक को भी विदेशी पूंजी एवं तकनीक को भी आमंत्रित किया गया। विदेशी पूंजी एवं तकनीक को भी आमंत्रित किया गया। ठीक है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब ने भी पैसे लगाए कि आप पैसा लगाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कारखानों वगैरह। वो लोग 2 कदम डराए इसको, तो 4 कदम आगे बढ़ के आप आइए हमारे यहाँ। पैरेलल चीजों को सीखने पर भी ध्यान दे रहा है, हमें अपना काम करना। ठीक। तो ये 2 बड़ी बातें आपको यहाँ दिखेंगी। शिक्षा पे जो इसने खूब बल दिया, तीसरी बड़ी बात। जापान के पास कोई उपनिवेश है क्या? खुद उपनिवेश बनाया जा रहा था इसको, इसके पास उपनिवेश कहाँ से आएंगे? प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है इसके पास, उपनिवेश भी नहीं है उस तरह से इसके पास। ठीक है। ये सब भी एक डिफरेंस है। अगला पॉइंट लिखें। लगभग 3 दशकों के भीतर जापान की गिनती जापान की गिनती एक औद्योगिक और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में होने लगी। जापान की गिनती एक औद्योगिक एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में होने लगी।
गिनती एक औद्योगिक एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में होने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। 1894-95 में जापान ने 94-95 में जापान ने चीन को तथा 1905 में रूस को पराजित किया। ने दो बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया कि अब मुझे छोटा बच्चा समझ के आंख मत दिखाना वाली बात है ना। अब देख लो कि मतलब मैं बड़ा हो गया। इसने धमाकेदार एंट्री दी। ठीक। अगला पॉइंट लिखें। लिखें। इस सफलता के साथ अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने इस सफलता के साथ अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने यूरोपीय देशों ने जापान के साथ असमान संधि शर्तों को समाप्त कर असमान संधि शर्तों को समाप्त कर समानता के आधार पर संबंध स्थापित किया। ठीक। जैसे नियम बना दिया था ना अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, तुम इससे ज़्यादा सीमा शुल्क नहीं लोगे, यहाँ हम रहेंगे तुम्हारे इस बंदरगाह पे तो तुम हमें ये सुविधाएं होंगी, हमारे नागरिकों पे मुकदमा नहीं चलेगा तुम्हारे यहाँ, हमारे नौसैनिक जहाज रुकेंगे, मतलब डरा धमका करके सब अपने नियम। जापान में चूंकि उतनी संभावना उस तरह की नहीं थी, इसलिए जापान को उन लोगों ने नहीं पकड़ा। एक रेशम के अलावा ज़्यादा कुछ संभावना तो थी नहीं वहाँ पे, रेशम की अच्छी खेती थी जापान में। ठीक है। तो ये सब लोगों ने अपने अपने संधि शर्तें बदल दी और बराबरी के स्तर पे संबंध। एशियाई देशों में जापान पहला देश था जिसने बराबरी के स्तर पे यूरोपीय देशों से संबंध स्थापित 30-35 वर्षों के भीतर। अब ये घटना यूरोप में किसी के लिए भी प्रेरणा का विषय है। यूरोपियन क्या कहते थे, भाई आप एशिया वाले को आप हीन हैं। जब चाइना के लिए भी प्रेरणा का विषय है, भारत के लिए भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम आप देखोगे एशियाई देशों के लिए प्रेरणा का। भारत में इस घटना का लंबे समय तक प्रभाव दिखेगा आपको। क्रांतिकारियों पे, गरम दल के ऊपर प्रभाव दिखेगा। ठीक है, वो सब मॉडल की बात, आत्मनिर्भरता की बात, जापान आत्मनिर्भर हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। ये सब जो बात पैरेलल चल रही है, एक तरफ जापान वो काम कर रहा है, उसी समय भारत में गरम दल का उदय, सब घटनाएं पैरेलल चल रही हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अब ये दुनिया से कनेक्टेड लोग हैं, इन्हें जानकारी है कि कहाँ किस तरह का बदलाव हो रहा है। इच्छा शक्ति के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। जापान की इस घटना का एक बहुत बड़ा मैसेज था उपनिवेशों के लिए, इच्छा शक्ति के दम पे हम कुछ भी हासिल कर सकते। तो बड़ी घटना थी। आगे कुछ कुछ और भी करेगा जापान, है ना। लिख लें एक दो लाइन और। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश गुट में शामिल था। ब्रिटिश गुट में शामिल था और युद्ध के दौरान इसकी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। युद्ध के दौरान इसकी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। और और पेरिस सम्मेलन एक होगा 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। पेरिस सम्मेलन में
इसका महत्व भी बढ़ा। ठीक। अब जैसे इसका महत्व बढ़ेगा ना, थोड़े समय के बाद अमेरिका इस पे प्रेशर बिल्ड करना फिर शुरू। में पेरिस में जो क्षेत्र दिए गए हैं वो सब राष्ट्र संघ को दो, तुम अपनी नौसेना इससे ज़्यादा नहीं करोगे। कि प्रशांत सागर में यदि कोई उभर रहा तो अमेरिका को लगा ये मेरे हितों के लिए ठीक, अमेरिका भी अब उसी खेल में शामिल हो गया। तो बस इसके बाद अमेरिका और जापान के बीच रिफ्ट शुरू होगा और महामंदी में रिफ्ट बड़ा हो जाएगा जब ग्रेट डिप्रेशन आएगा। तो फिर जापान राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर था, सबसे पहले सदस्यता छोड़ेगा, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, हमें तो विस्तार की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद जापान, रूस के पास था मंचूरिया, फिर चाइना को कुछ ट्रांसफर वगैरह हुआ था थोड़ा बहुत, फिर ये मंचूरिया पे कब्जा कर लेगा मंदी के दौरान, ये अलगाव होगा। ठीक है। उसके बाद 36-37 में फिर चाइना पे इसने एक मैसिव आक्रमण, पूरा कोस्टल एरिया चाइना का ये हड़प लेगा, जहाँ जहाँ यूरोपियन बैठे हुए थे सब सब लोग। तब भारत से एक चिकित्सा मिशन चीन भेजा गया था उस समय कोटनिस के नेतृत्व में। ठीक है, भारत से एक चिकित्सा मिशन चीन भेजा गया था, जिसको चीन आज भी कभी कभी याद करता है। भारत में जापानी वस्तुओं के बहिष्कार के नारे लगाए गए हैं कि भैया जापान भी जो साम्राज्यवादी हो चला है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी, तो ऐसे करके ये एग्रेसिव होता चला जाए। क्यों हुआ एग्रेसिव? बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिका, दूसरा बड़ा फैक्टर है महामंदी, तीसरा है असमानता पर आधारित विश्व व्यवस्था, चूंकि इसके पास उपनिवेश थे नहीं, चाह के भी नहीं कर पा रहा। चौथा है कुछ इसकी अपनी अंतर्निहित कमजोरी, संविधान, सेना, व्यापारियों का गठजोड़। इन सब कारणों से जापान में सैनिक अधिकारी सब निर्णय। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज में जब हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, वहाँ इन सब बातों को हम 2-3 पैराग्राफ में कनेक्ट कर देंगे हम। ऐसे जापान यहाँ तक आया, फिर आगे कनेक्ट हो जाएगा, फिर आगे की घटनाएं कनेक्ट हो, इतना संदर्भ चलते हैं वहां तक उसको रखते हैं हम लोग, है ना। ये हो गया आपका जापान। अब एक शीर्षक देके लिखें आप, देखिए आप शीर्षक देखें, जगह चेंज कर लो। तुम्हें तो नहीं लग रही है ना? लिखें आप, शीर्षक देके लिखे आप कि अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उदय। अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात। दो चार बातों को समझ लीजिए, है ना। कि सबको पता है कि 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हो चुका। इसके बाद उस समय जहां जहां आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अमेरिका ने उसको नैतिक या भौतिक समर्थन दिया, खास करके दक्षिण अमेरिका को। जब इन राष्ट्रों को आज़ादी मिलेगी तो ये सब वैसे भी अमेरिका को हीरो के तौर पर, तो अमेरिकी स्वतंत्रता के साथ ही उसके नैतिक प्रभाव का विस्तार होना शुरू हो गया। ठीक? अमेरिका अगला कार्यक्रम क्या करेगा? 1823 में एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मुनरो, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो नियम समय समय पे बनाते हैं, अमेरिका में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डॉक्ट्राइन या डॉक्ट्रिन। अमेरिकी राष्ट्रपति को डॉक्ट्रिन देने की बीमारी है, शुरू से बीमारी लगी हुई है, आज तक ये बीमारी, मतलब जो भी आता है एक नया डॉक्ट्रिन लेकर के, ठीक है, ये वर्ड चलता है वहां पे, तो बीमारी है, डिजीज है, तब से लेके अब तक। ठीक है। 1823 में मुनरो ने कहा कि पश्चिम यूरोपीय देश, जितने भी देश हैं यहाँ पे, यदि ये पश्चिमी गोलार्ध में, यानी इधर, उसको पूर्वी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध, हस्तक्षेप किसी भी तरह से करते हैं, सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, उसका प्रत्युत्तर। यानी एक तरह से अमेरिका ने कह दिया नैतिक प्रभाव तो मेरा है ही, इस घोषणा के साथ बस आमना सामना कर लो, वरना क्षेत्रीय प्रभाव भी मेरा ही है। यही वो दौर है जब अमेरिका में भी इक्के दुक्के मशीन, रेलवे, इन सब की शुरुआत हो रही है।
अमेरिका औद्योगिक राष्ट्र के रूप में रफ्तार, चूंकि अमेरिका बहुत विशाल देश है ना, एक्चुअल में रफ्तार पकड़ेगा सिविल वॉर के बाद। 1865 से लेकर 1900 के बीच में अमेरिका में जबरदस्त औद्योगिक उछाल आएगा, और 1900 तक आते आते कोयला, लोहा, बिजली, इन सब मामलों में ब्रिटेन और तमाम देशों से वो आगे निकल जाएगा। कई मामलों में पैरेलल हो जाएगा 1900 तक आते आते। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे अमेरिका का यहाँ प्रभाव है, यहाँ के इसकी सरकार बनेगी, उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका होती थी। यहाँ की बात करें तो हम अमेरिका के दक्षिण अमेरिकी देशों में, और अफ्रीका और यूरोप को लेकर के अमेरिका का शुरू से दृष्टिकोण क्या था? आइसोलेशन, पृथकता। अमेरिका मान के चलता था कि हमें राजनीतिक घटनाक्रम से दूरी बना के रखनी है और आर्थिक संबंध रखने हैं हमें। उधर राजनीतिक जो भी हलचल हो रही है, उठापटक, मारपीट, एकीकरण, ये वो, कोई मतलब नहीं उससे। अपने माल को बेचना है। ये ब्रिटेन से भी टॉप लेवल का, ब्रिटेन अपने देश में नहीं लड़ता था, ये बोला हमें लड़ना ही नहीं है बाहर जाकर के, हमें केवल अपने प्रोडक्ट को बेचना है, आयात करना है, निर्यात करना है, बस पूरा फोकस इसका। तो कोई राजनीतिक मामलों में इंटरेस्ट नहीं लेता था। जरूरत पड़ने पे कभी कभी आगे आता था, ऐसा भी नहीं, लेकिन इसकी नीति को पृथकता की नीति कहा जाता है, आइसोलेशन की पॉलिसी कहा जाता है अमेरिका की नीति। ठीक। बट अमेरिका अपने हितों को लेके थोड़ा बहुत था। जैसे शुरुआती दौर में मान लो, धीरे धीरे अमेरिका इधर के हिस्सों में यहाँ के लोग विस्तार कर रहे थे। ये बहुत सारा इलाका उस समय मैक्सिको के पास था। अमेरिका ने 1845 में मैक्सिको को हरा करके कैलिफोर्निया, इन सब क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। ठीक, अमेरिका भी चाह रहा था कि दोनों तरफ वहां के रहने वाले लोग, प्राकृतिक सीमा जो है, बीच में किसी की एंट्री ना हो। अमेरिका ने साम्राज्यवादी तो तरीका था, किसी का हिस्सा छीन करके आपने उस पर कब्जा कर लिया। आगे चल करके जब चीजें बदलनी शुरू हुई 1899 में, अमेरिका ने स्पेन को हराया, और फिलीपींस का नाम सुना है सभी ने? स्पेन के पास अब फिलीपींस पे कब्जा किया, क्यूबा को मुक्त कराया, और क्यूबा पे अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित। इसी आसपास हवाईयन द्वीप समूह पे भी अमेरिका ने कब्जा किया। हवाईयन आइलैंड देखेंगे आप जहां पे, ठीक है, पर्ल हार्बर और वो सब है, वहां पे भी अमेरिका ने हवाईयन द्वीप समूह पे भी कब्जा किया। तो धीरे धीरे अमेरिका ने अपने जो भूभाग था उसमें साम्राज्य का विस्तार किया। बट ये सब विस्तार वो बहुत एक संतुलित तरीके से कर रहा है। उतना एग्रेसिव क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास पहले से एक बड़ा हिस्सा उसके पास था बाजार के रूप में। कब्जा नहीं था, लेकिन मार्केट तो उसी का था, अमेरिका का था, नजदीक है, सस्ता प्रोडक्शन है, और उसके माल बिक रहे हैं वहां पे। जब प्रशांत सागर में सक्रियता बढ़ गई यूरोपीय देशों की, तब अमेरिका भी ओपन डोर पॉलिसी के माध्यम से चाइना में अपना प्रेजेंस, जापान में अपना प्रेजेंस, प्रशांत सागर में सक्रिय है वो। और सिविल वार के बाद अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में, फिर उसके बाद क्या, इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे वगैरह बनने शुरू हो गए। पश्चिम से लेकर पूरब तक के रेलवे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रेलवे, कनाडा को कनेक्ट करने वाले रेलवे, बहुत सारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बनेंगे आपको। और सब नाम है, पैसिफिक रेलवे, बहुत सारे रेलवे के नाम है वहाँ पे। कभी आप शौक से देखेंगे आप, दुनिया में रेलवे नेटवर्क के हिसाब से मुझे लगता है अमेरिका टॉप 1-2 पोजीशन में आता होगा अभी भी। पुराना तो हमें ध्यान है, अमेरिका नंबर 1 पे चलता रहा है कुछ साल पहले तक भी। ठीक है, टॉप 5 में इंडिया भी आ जाता है, रेलवे नेटवर्क की बात करें हम लोग तो, रेलवे ट्रैक की बात करें पूरी दुनिया में, तो हम टॉप 5 में इंडिया भी आता है उसमें। तो ये स्थिति रही है अमेरिका की, बहुत तेजी से रेलवे के कारण क्या हुआ, फिर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, हर तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक, परिवहन के उन्नत साधन, प्राकृतिक संसाधन, अब उसे आदमी कम थे वहां पे। अमेरिका में बेहतर जीवन की संभावना थी। यूरोप से और आगे चल के चाइना और जापान से तो जबरदस्त माइग्रेशन हुआ अमेरिका। अमेरिकन इकोनॉमी को बूम देने में 1865-70 के बाद माइग्रेशन की बड़ी भूमिका है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बावजूद भी उसे आबादी की जरूरत थी। अमेरिका के बारे में क्या कहा जाता है? अमेरिका अप्रवासियों का राष्ट्र है। चाहे यूरोपीय अप्रवासी हो, चाहे एशियाई, शुरू में चाइनीज, जापानीज, क्योंकि बस प्रशांत सागर ही तो क्रॉस करना था उनको, है ना, अप्रवासी हो,
आज़ादी के बाद इंडियन पाकिस्तानी तमाम जितने भी हैं ये सब भी जा कर के वहाँ ठीक ठाक हम लोग भी सेटल कर गए हैं। अब तो चुनाव उनाव में भी भाग लेते हैं, अच्छा खासा रोल है हम लोग का। नोटिस करेंगे चुनाव से पहले प्रायः अपने प्रधानमंत्री की कोई ना कोई यात्रा, चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी राष्ट्रपति के बुलाने पे जा रहे हैं या वहां जाके प्रचार कर रहे हैं तुम इसको वोट दो, ऐसी गलती कोई नहीं करता है। बस ये बताने के लिए जाते हैं कि जो तुम चुनाव लड़े तो देखो हम भी उसमें एक ताकत। बाकी अंदरूनी तौर पे तो हर सरकार सोचती होगी ना कि ये जीते तो ज्यादा अच्छा होगा, ये ना जीते तो ज्यादा अच्छा होगा, वो अलग स्कीम है। बट ताकत का प्रदर्शन हम भी करते रहते हैं वहां। ऐसे करके अमेरिका जो है, अमेरिका जो राइज करेगा तो उसके पास पूंजी की समस्या नहीं थी, धीरे धीरे तकनीक भी डेवलप कर रहा था, प्राकृतिक संसाधन भी थे, जनसंख्या वृद्धि और प्रवासी के कारण उसे सस्ता श्रम भी मिलता चला गया। जो कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, आप देखोगे पहली बार अमेरिका में ही बड़े बड़े निगम, कंपनियों का मर्जर एक्विजिशन शुरू हुआ ताकि मोनोपोली स्टैब्लिश करें अमेरिका और दुनिया में। ये निगम वाला कॉन्सेप्ट पहली बार अमेरिका में ही आना शुरू हुआ था कि बड़े लेवल पे कार्नेगी हैं और ये जितने भी थे सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, सब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, यूरोप से कम्पीट करना है हमें तो बड़े फर्म के तौर पर हमें काम करना। और अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में वर्ल्ड वार में पश्चिम यूरोप को सबसे ज्यादा हथियार और खाद्यान्न की सप्लाई अमेरिका। अमेरिका की एक और खास बात है कि सब खेती योग्य भूमि ठीक ठाक है इसके पास। यूरोपीय देशों की तुलना में अमेरिका में खेती में बहुत बूम आया था 1900 तक आते। मैकेनाइजेशन, लेबर बहुत कम था, तो सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन यहीं पे हुआ है खेती का, अमेरिका में। इतने बड़े बड़े यंत्र वगैरह देखते सब अमेरिका ने ही शुरू किया था। छोटे मोटे मशीन तो चलो यूरोप में भी आ गए थे, बड़े बड़े मशीन सब अमेरिका ने शुरू किया है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे बड़े सप्लायर के तौर पे हथियार और खाद्यान्न के तौर पे उभरता है, लगभग आर्थिक महाशक्ति बन चुका था ये। 17 में जर्मनी ने जब अमेरिकी जहाजों को डुबा दिया, अब जर्मनी को लगा कि हम युद्ध में इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि अमेरिका सप्लाई कर रहा है ब्रिटेन को, फ्रांस को, और सब कर्ज वर्ज दे रहा है, तब अमेरिका मैदान में आएगा और एक साल में अमेरिका जो है वर्ल्ड वार को एंड कर देगा। एक साल के भीतर अमेरिका इतना जबरदस्त बमबारी करेगा, नौसेना और वायुसेना, ये सब क्षमता का प्रदर्शन नौसेना का खास करके। यूरोपीय देश भी मान गए कि भाई एक बड़ी शक्ति के तौर पे एक सवा साल में युद्ध को वो एंड कर दिया। वर्ल्ड वार के बाद जब पेरिस सम्मेलन होगा तो सबसे ज्यादा किसी की चर्चा होगी तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की चर्चा होगी। यूरोप में जिस तरफ से लोग गुजरता था हजारों लोग स्वागत करते थे कि भाई युद्ध से मुक्ति दिलाने वाला यही मुक्तिदाता है। हम लगता था कि बस विल्सन जो चाहेगा वही सब कुछ होगा वहां पे। विल्सन भी था, बहुत 14 बातें उसने वहां पे रखी, 14 सूत्री सिद्धांत। हम इन रास्तों पे चलेंगे तो दुनिया की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी। बट विल्सन को पता ही नहीं था कि ये ब्रिटेन और फ्रांस है, उसके पिता और दादा हैं ये सब। ठीक है, शांति सम्मेलन में अमेरिका की बहुत कम चली। अमेरिका वापस लौट करके गया, अमेरिका ने राष्ट्रसंघ का प्रपोजल दिया। अमेरिकी संसद सीनेट ने कहा तुम कहाँ यूरोपियन देशों के पचड़े में पड़ रहे हो, बंद, राष्ट्रसंघ के मेंबर भी तुम नहीं रहो। संसद में पास ही नहीं हो पाया मेंबरशिप। फिर से अमेरिका आइसोलेशन की पॉलिसी पे आ जाएगा, व्यापार करना है और अपनी दुनिया में मस्त रहना है। बट जापान पे नजर रखेगा वो, जापान भी उस पर नजर रखेगा, दोनों एक दूसरे पे वो प्रतिस्पर्धा फिर आगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी ही कहानी होगी, जापान खींच के लाएगा अमेरिका को। अमेरिका तो पैसे कमाने में मस्त था, और उसके बाद फिर जो हुआ तो दुनिया को पता है ही। अमेरिका के आने के बाद फिर ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध का पलड़ा, दोनों विश्व युद्ध में। तो तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा, नहीं हो तो अच्छा है, ठीक है, बट जब भी होगा तो ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर उसमें शामिल नहीं होगा, नहीं होगा शुरू में। और विरोधी शक्तियों को, ब्रिटेन जरूर रहेगा उसमें एक पार्टी, ठीक है। विरोधी शक्तियों को कुछ भी करके अमेरिका को उसमें खींचने की जरूरत, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। बट जो पैटर्न रहा है, तब अमेरिका ने बोला दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि भाई देखो मैं अलग रहता हूं और दुनिया में विश्व युद्ध हो जाते हैं। अब अमेरिका जो है अलग थलग नहीं रहेगा, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएगा।
1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी एक डॉक्ट्रिन दिया। तब से लेके आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका एक सक्रिय भूमिका, ये एक अलग कहानी है। फिर ऐसे करके अमेरिका महाशक्ति के रूप में राइज करता चला गया। ये 7 बातें हमें बस लिखनी है, इसके बारे में लिखें आप। पहला पॉइंट लिखें आप, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ही लेके आएंगे हम लोग अमेरिका को भी, है ना। ये तो मैं आपको लिंक करके बता रहा हूं कि अमेरिका आगे कैसे कैसे राइज किया है ना। पहला पॉइंट लिखें आप कि 1783 में, 1783 में अमेरिकी स्वतंत्रता के साथ ही, स्वतंत्रता के साथ ही स्वतंत्रता के साथ ही उपनिवेशों में अमेरिका का महत्व बढ़ा और अमेरिका ने भी राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देकर, अमेरिका ने भी राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देकर अमेरिका ने भी राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देकर, ठीक है, नैतिक प्रभाव का विस्तार किया। समर्थन देकर नैतिक प्रभाव का विस्तार किया। अच्छी छवि बनाई इसमें कि मैं सत्य का साथ देता हूं, अन्याय का विरोध करता हूं। ठीक है, इसने अपनी एक छवि बनाई और सपोर्ट भी किया। एक अलग छवि बननी शुरू हुई। यहां पे एक बात आप सीख लीजिएगा, दुनिया अमेरिका को जितना भी साम्राज्यवादी कहे, हम लोग भी कहते हैं, बट अमेरिका कभी भी अपने आप को साम्राज्यवादी नहीं कहता है। अमेरिका साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़कर स्वतंत्र हुआ है। दृष्टिकोण में अंतर रखिएगा, है ना। अमेरिका खुद साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सफल संघर्ष का पहला उदाहरण है दुनिया में। अमेरिका कभी भी अपने आप को साम्राज्यवादी, क्यों, उसे पता है वो पहला उदाहरण है, दुनिया उसे आदर्श के रूप में, तो अक्सर वो, मतलब अमेरिका का जो एक रहा है कि भाई किसी का कहीं शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अमेरिका आवाज, क्योंकि अमेरिका शोषित लोगों की आवाज बनकर उठा था। और ऐसा करता भी है अमेरिका। अखबार वगैरह में क्या होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक चश्मा होता है, उस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, तो अमेरिका इस तरह का काम करता भी है। ठीक है, हम आगे कुछ कुछ घटनाओं के संदर्भ में भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, अमेरिका ने अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों के स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन दिया, समर्थन दिया और और दक्षिण अमेरिका पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव, अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हुआ। ठीक है, अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित, ठीक है। जितनी भी राष्ट्रों को आज़ादी मिली सबको अमेरिका ने सपोर्ट। 1823 तक अमेरिका की एक वैल्यू बढ़ गई वहां पे। अभी कोई साम्राज्यवादी नहीं हुआ है अमेरिका। अगला पॉइंट लिखें, 1823 में, 1823, 1823 में
राष्ट्रपति मुनरो राष्ट्रपति मुनरो ने यह घोषणा की। राष्ट्रपति मुनरो ने यह घोषणा की कि पश्चिम यूरोपीय देश यदि अमेरिकी महादेशों में हस्तक्षेप करेंगे, यदि अमेरिकी महादेशों में हस्तक्षेप करेंगे हस्तक्षेप करेंगे तो अमेरिका उसका प्रतिरोध करेगा। ठीक? देखिए, इससे भी दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव का विस्तार हुआ। दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता के साथ एक, सपोर्ट करके दो, घोषणा करके तीन, धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका को अपने क्लाउट में लाता चला गया है। ठीक है, कहीं भी नहीं करे कि मैं साम्राज्यवादी हूं। ठीक, बट इस तरह से अपने प्रभाव का विस्तार, क्योंकि समझ, देखो अमेरिका को कौन चला रहा है? यूरोपियन अंग्रेज चला रहे हैं, और अंग्रेजों की बुद्धि तो पता है ही। अमेरिका को कौन चला रहा है? अंग्रेज चला रहे हैं ना। अमेरिकी क्रांति क्या थी? अंग्रेजों की क्रांति, अंग्रेजों के विरुद्ध थी। बुद्धि तो पता है ही नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, समानांतर रिलेशन है, तकनीक वगैरह का आयात हो रहा है, कहीं कहीं कारखाने लगने शुरू हो गए हैं अमेरिका में, है ना। अगला पॉइंट लिखें। 1850 तक अमेरिका मैक्सिको को पराजित कर दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र में भूभाग का विस्तार किया। जब अमेरिका का ना इधर वाला जो पूरा इलाका देखेंगे ना आप, सब मैक्सिको से जीता हुआ इलाका है। मैक्सिको के पास था ये सब एरिया। ठीक, मैक्सिको की आज़ादी में भी अमेरिका की भूमिका थी। तो अब ये अमेरिका शोषण करने के मकसद से नहीं, प्राकृतिक सीमा, अधिक से अधिक लोगों को बसाना, तो ये सब काम यूरोपियन कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, गृह युद्ध की बात कर चुके हैं आपसे पहले। अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का तेजी से विकास हुआ। तो अमेरिका में भी पूंजीवादी मॉडल है, बट क्यों विकास होगा तेजी से? एक तो ना यहाँ पे दास प्रथा थी, वो समाप्त हो गई। ठीक, अब सब समाप्त हो गई तो सस्ता श्रम मिल पाएगा अमेरिका को। दूसरा, राज्यों के पास पावर बहुत थे, बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न करते थे। गृह युद्ध के बाद सेंटर का महत्व बढ़ा और सड़कें, रेलवे इत्यादि का विकास तेजी से। तीसरा, दक्षिण अमेरिका के इन सब इलाकों में खनिज संसाधन बहुत है, तो पर्वतीय क्षेत्र है, खनिज संसाधनों की आसानी से आपूर्ति। चौथा, सीमा शुल्क की नीति को अपनाने में दक्षिणी राज्य हमेशा विरोध करते थे।
दक्षिण राज्य हमेशा चाहते थे कि सीमा शुल्क कम रखो ताकि औद्योगिक वस्तुएं कम कीमत पर हमें मिल जाए। क्या वो फ्रांस बेच दे या ब्रिटेन बेच दे में कोई फर्क नहीं पड़ता। और उत्तर वाले औद्योगिक राष्ट्र चाहते थे सीमा शुल्क बढ़ा दो। तो सिविल वॉर के बाद ये कहानी भी खत्म हो गई, संरक्षण वाली नीति पे अमेरिका खुल करके आ गया, सेंटर जो देखिएगा वो काम करेगा। तो सिविल वॉर टर्निंग पॉइंट है अमेरिका के इतिहास में, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से। पूरे अमेरिका को जोड़ने वाले रेलवे का निर्माण, सड़कों का निर्माण, संसाधनों का उपयोग, सीमा शुल्क नीति में बदलाव, सस्ता श्रम, अप्रवासियों को बसाना है तो कैसे बसाना है, सब चीज सारी पॉलिसी बदलनी शुरू हो गई उसके बाद। मैटर ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले भी कहा था आपको, आपको कभी जानने शौक या जानना, ठीक है, आप कुछ पढ़ सकते हैं। आप आजकल के ज़माने में क्या कि किताब रिकमेंड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जैसे हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जो डीयू में है, उसमें किरण दतार एक हैं, मिरांडा हाउस कॉलेज है, एक फेमस कॉलेज है, तुम्हारे कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो एमएच की प्रिंसिपल या मतलब एक सीनियर पोस्ट पे रह चुकी, उनकी बड़ी अच्छी किताब आती है अमेरिकन हिस्ट्री पे। ऐसे कि बीपी सक्सेना, उनकी भी बहुत अच्छी किताब है, वेल रिसर्च बुक है। तो अमेरिकन हिस्ट्री पे वैसे टेक्स्ट बुक के तौर पे, चूंकि हम लोग पुराने वाले मॉडल वाले हैं, तो हम लोग हमेशा किताबों के थ्रू ही पढ़ाई करते हैं। नेट का तो जब कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, जल्दीबाजी में होता है, तब इस्तेमाल करते हैं। टाइम हो कि निकाल के फिर चीज़ों को पलट के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग। इंटरनेट पे पढ़ाई हम लोग अभी भी मतलब हमारी पीढ़ी वाले लोग मजबूरी में ही करते हैं। तो दो किताब बड़ी फेमस है, उसमें सब पूरा अमेरिकन इतिहास क्रोनोलॉजी वाइज सब डिटेल में दिया हुआ है। एक 600-700 पेज की किताब है, एक 250 पेज की किताब है, ठीक है। हम लोग ग्रेजुएशन में जब थे तो हमारा एक पेपर था, पीजी में भी हमारा एक पेपर था अमेरिका, ग्रेजुएशन में भी हमारा एक पेपर था अमेरिका, और पीजी में भी था अमेरिका पे, मतलब छोटी छोटी बातों पे, रिकंस्ट्रक्शन पे, वेस्ट वार्ड इंस्पेक्शन। तो वेस्ट वार्ड, ठीक है, एक्सपेंशन कहा गया है अमेरिकन इतिहास। 1780 के क्राइसिस पे, अमेरिका में आज़ादी के बाद की क्राइसिस क्या थी, सब छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक, रिकंस्ट्रक्शन, सिविल वार इन डिटेल, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिटेल, है ना, ये सब पढ़ना होता था मतलब ग्रेजुएशन में, किताबों में रहता है। आपको तो बस थीम समझना है, ठीक है। अच्छा, ये भी उभर रहा है एक प्लेयर के तौर पे आज दुनिया में, अमेरिका बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अमेरिका लोकतांत्रिक राष्ट्र कैसे बना, इसके बारे में चर्चा हो गई आज़ादी की लड़ाई के साथ, ठीक। अमेरिका आर्थिक सैनिक शक्ति के रूप में कैसे उभरा, बस छोटे छोटे पड़ाव केवल बता रहे हैं। एक एक घटना, सिविल वार की बात भी करें तो 3-4 घंटे कम पड़ जाएंगे, ठीक है? तो हम तो केवल पड़ाव बता रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया को प्रभावित करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। जब अखबारों में कोई लोग आएगा, दुनिया का पुराना लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आप केवल काला अक्षर नहीं होगा, पुराना लोकतंत्र यानी तब से अमेरिका में गणतंत्र और लोकतंत्र, अब आप उसको विजुअलाइज करें। कभी आएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संक्रमण होता रहता है, तो अमेरिका की कहानी, सबकी कहानी आपको याद आएगी। तो ये क्या करता है, एक आपको परिपक्व बनाता है, चीजों को दृष्टिकोण देगा आपको देखने का। तो सिविल वार टर्निंग पॉइंट है, ठीक। सिविल वार के बाद अमेरिका का तेजी से औद्योगिक विकास, जरा कॉपी देना एक बार, लास्ट पॉइंट। अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का तेजी से विकास हुआ। देखिए आप, देखिए इसके पश्चात, हाँ इसी में लिखेंगे, इसके पश्चात रेलवे, रेलवे एवं पक्की सड़कों का, पूरे अमेरिका में तीव्रतापूर्वक विकास, तीव्रतापूर्वक विकास किया जाने लगा। इसमें लिखें आप, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग,
सस्ता श्रम, दास प्रथा के समाप्त होने से था, दास प्रथा के समाप्त होने से था, ठीक। सस्ता श्रम, कौमा, अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, इत्यादि कारणों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को रफ्तार दी, रफ्तार दी। और 1900 ईस्वी तक आते आते अमेरिका की गिनती, 1900 ईस्वी तक आते आते अमेरिका की गिनती गिनती एक बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप में होने लगी, एक बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप में होने लगी। कर लिया आपने, एक बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप में होने लगे। तो अब इस सब के आंकड़े हैं, पर व्यक्ति में कितना कोल का कंजप्शन हो रहा था, पर व्यक्ति में कितना स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था, पर व्यक्ति कितना अग्रेरियन प्रोडक्शन, ऐसे करके सबके आंकड़े होते हैं, पर कैपिटा लेकर के कंपेयर किया जाता है ब्रिटेन से, दूसरे देशों से, ठीक है। उसके आधार पे निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं, अमेरिका एक बहुत साउंड पोजीशन पे आ गया था यहाँ पे। तो अमेरिका ऐसे करके इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश, चूंकि अमेरिका के पास सेफ बाजार है, अमेरिका को बाजारों के लिए मारामारी नहीं करनी है, उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा में से कूदने की जरूरत। दक्षिण अमेरिका वो आपस में जैसे विकास क्या करेंगे, उन्हें आपस में लड़ाता भी रहता था ये अंदरूनी तौर पे। तो वो इतने उलझे हुए कि सब अमेरिका पे निर्भर है मोटे तौर पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी शक्तिशाली देश यदि होता है ना, तो उसके आसपास जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, वहां दो ही तरह से राजनीति चलती है, या तो उसके प्रो समर्थन में या उसके विरोध में। दुनिया में जितनी बड़ी शक्ति को देखोगे आप, उसके आसपास आपको यही सीन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। 1899 ईस्वी में अमेरिका ने 1899 ईस्वी में अमेरिका ने स्पेन को पराजित कर, स्पेन को पराजित कर फिलीपींस पर नियंत्रण स्थापित किया। फिलीपींस पर नियंत्रण स्थापित किया तथा क्यूबा भी स्वतंत्र हुआ। क्यूबा भी स्वतंत्र हुआ। ठीक। तथा यहां पर भी अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हुआ, क्यूबा में भी। जैसे सबसे ज्यादा क्यूबा में निवेश अमेरिका करेगा 1899 के बाद, और अमेरिका को चीनी का सप्लाई क्यूबा से ही मैक्सिमम, उसको मतलब एक तरह से चीनी का कटोरा कहा जाता था। 50-60 वर्षों में कौन सरकार बनेगा, सब अमेरिका में तय होता था बैठ करके। ये स्थिति थी क्यूबा की। ठीक, तो यहाँ तक अमेरिका अपनी स्थिति को मजबूत। अगला पॉइंट लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
अमेरिका अमेरिका ब्रिटिश गुट को संसाधनों की आपूर्ति कर संसाधनों की आपूर्ति कर तेजी से आर्थिक विकास किया और 1917 में जब युद्ध में शामिल हुआ 1917 में जब युद्ध में शामिल हुआ 17 में जब युद्ध में शामिल हुआ तब उसने सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन किया। यह ब्रिटिश गुट की सफलता का महत्वपूर्ण कारण बना। यह ब्रिटिश गुट की सफलता का महत्वपूर्ण कारण बना। इसे देखें आप एक और पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध तक प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका की गिनती अमेरिका की गिनती आर्थिक एवं सैनिक महाशक्ति के रूप में होने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका की गिनती आर्थिक एवं सैनिक महाशक्ति के रूप में होने लगी थी। सैनिक महाशक्ति के रूप में होने लगी थी। करेक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, बहुत इसमें कोई फैक्चुअल बात है नहीं। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जापान और अमेरिका के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय। ठीक है। चाइना की बात हुई गई आपसे। उपनिवेशीकरण टॉपिक में जो दो फेज हमें पढ़ना था ना, पहला फेज और दूसरा फेज, उसमें जो जो बातें हमें पढ़नी थी जरूरी की वो सब हमने कवर कर लिया। पहला फेज आपको याद होगा, मैं रिपीट कर दूं एक बार, तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी मैंने। कारण क्या थे उपनिवेशीकरण के पहले फेज में, किसका कहाँ नियंत्रण था, याद है सभी को, और किस प्रकार व्यापार शोषण की प्रकृति थी। सेकेंड फेज में क्या कारण था पहले बताया, फिर अफ्रीका के बंटवारा की खास बात क्या थी, किसका कहाँ नियंत्रण था, एशिया में किसका कहाँ नियंत्रण था, और एशिया की जब भी चर्चा होती तो चाइना की अलग से बात होती इस फेज में। दो नए प्लेयर इस समय उभर कर आए, जापान और अमेरिका, उनके बारे में भी एक छोटा सा परिचय। ठीक। जहां तक हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, इससे आगे फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी है। एक दो सवाल है यूपीएससी में जो पूछे गए हैं। एक सवाल जो मैं कल कह रहा था आपको, यहाँ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं के द्वारा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, लिख लेंगे आप सभी लोग, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं के द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया। काट दिया गया, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। ठीक? पढ़ते हैं हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को, है ना। और पहला रूल क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाइड करना है हमें, है ना।
टाइम जितना लगे पढ़ने में दीजिए। आप कह रहा है यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कि दुर्घटनाओं के द्वारा, है ना? तो इसका जो भी मतलब हो, बट एक मतलब आप ये लगाइए, इस समय यूरोप में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो रही है। एक राजनीतिक है और एक आर्थिक है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, बाजार कच्चे माल उपनिवेश को लेकर के है। राजनीतिक है, यूरोपीय राजनीति में प्रभाव वगैरह को लेकर के, है ना। अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित, ठीक है, अब अफ्रीका का जो बंटवारा हुआ है, एक तरह से अफ्रीका को जो राष्ट्र के रूप में बनाया गया है, वो स्वाभाविक नहीं है बल्कि कृत्रिम है, जबरदस्त है, जबरन है। छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया, ठीक। कोई भी आंसर कब स्टार्ट करेंगे, कहाँ भी स्टार्ट करेंगे आप, टॉपिक को बताएंगे आप कि भाई, आप देखोगे जैसे औद्योगिक क्रांति या नौ साम्राज्यवादी चरण में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने बहुत कम समय में अफ्रीका, एशिया के एक बड़े भूभाग पे नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह की बात, या अफ्रीका की केवल बात कर लेंगे हम, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमको देना हो, अफ्रीका की बात हो रही है ना। नौ साम्राज्यवादी चरण में लगभग 3 दशकों के भीतर, ठीक है, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका पे अपना नियंत्रण स्थापित। अब अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें, आप इसमें अपनी तरफ से बता सकते हैं थोड़ा बहुत, किसका कहाँ नियंत्रण था। थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए किसका कहाँ नियंत्रण था, ठीक। इसको कृत्रिम क्यों कहा गया है, ठीक। इसको कृत्रिम क्यों कहा गया, 2 4 लाइन में ये बता दीजिए। इसमें यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की क्या भूमिका है। एक तरह से कारण की बात करनी है आपको, सवाल का मेन फोकस कारण ही है, ठीक। इसमें यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की क्या भूमिका है, ठीक है। क्वेश्चंस के ही वर्ड्स को लेकर के हमने यहाँ पे कुछ भी अलग से एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। एक स्टार्ट कर दिया हमने अफ्रीका का या नौ साम्राज्यवाद का, जैसे लगे आपको परिचय, पश्चिम यूरोप का, किसका कहाँ नियंत्रण था, एकदम सिंपल भाषा में, पूरा नहीं समझाना आपको, समझो। हम ये सब परिचय ही ले रहे हैं, एक तरह से परिचय को 3 हिस्सों में बांट दिया। कृत्रिम क्यों कहा गया है इसको, ठीक है, और ये जो काटा गया उसमें यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की भूमिका। इन दो बातों पे आपको हाईलाइट, कृत्रिम क्यों और यूरोपीय प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय देशों ने क्यों काटा, क्यों बांटा अफ्रीका को, ये 2 सवाल है जो आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन 2 हो गया, एक सिंपल स्टार्ट कर दिया और दूसरा एक्सटेंड कर दिया इंट्रोडक्शन को, ठीक। इसको हम हटा भी सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं भी पड़ रही, बट थोड़ा बता देंगे आप, एक सीध में, एक रेखा में ऐसा क्यों किया गया है ना। 3 हिस्सों पे आपको बात करनी है। ये थोड़ा अप्लाइड किस्म का सवाल है। ये भी 2014 वोदे में आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, 13 में ना, हाँ सही है, 13 में आया सवाल। ये वही सवाल है जब 75 नंबर लोगों को नहीं आए थे और आईएएस बन गए थे पहले पेपर में, ये वही दौर है। सब सरप्राइज थे कि ऐसे क्वेश्चन को क्यों, टफ क्वेश्चन है ये, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप जैसे पढ़ करके यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटना आप शब्दों में उलझा दिया। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा थी, ये दुर्घटना कहाँ घटी, अफ्रीका में, कागजों पे कृत्रिम तौर पे उसे काट दिया गया। दुर्घटना कहाँ, लड़ यूरोपियन रहे हैं, दुर्घटना कहाँ हुई, अफ्रीका में, स्वाभाविक रास नहीं बल्कि कागजों पे। थोड़ा इसको समझा दिया। इसमें यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की क्या भूमिका, बस 2 हिस्सों पे पूछ रहे हैं। इसमें एक सवाल और आपने लिया है, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में, अफ्रीका के पश्चिम, उपनिवेश विरोधी संघर्ष, जिसका जहां नियंत्रण था उसके विरुद्ध संघर्ष को, पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के अफ्रीका में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त
के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, परीक्षण कीजिए। अब ये जो सवाल है वन ऑफ द टफेस्ट सवाल है, बिकॉज इसमें कुछ फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्स की जरूरत नहीं हो तो क्वेश्चन को हम ऐसे निकाल ले जाएंगे। फिर जब मैं कभी कभी कहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको सरप्राइज करने के लिए, चौंकाने के लिए, अब कोई इसको फॉलो करके यदि पढ़ना शुरू करेगा तो कम से कम 50-60 नेताओं के बारे में उसे पढ़ना पड़ जाएगा अलग से। पश्चिम अफ्रीका पूछा तो अगली बार पूर्वी पूछेगा, फिर दक्षिणी पूछेगा। ये इजी है मैनेज करना, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से सोर्स उपलब्ध हैं। बट इस तरह की तैयारी का सजेशन हम लोग नहीं दे सकते कभी भी कि आप एक आधा नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए आप इतना ज़्यादा अनावश्यक पेन ले। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। इस टॉपिक का संबंध है वी उपनिवेशीकरण से। कहां से है? अभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं है हमने, क्वेश्चन वैसे यहाँ आ गया है, बट चूंकि आ गया तो मैं पढ़ के आपको एक बार ऐसे बता दे रहा हूं। पश्चिम अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष। अब पश्चिम अफ्रीका का कल्पना करिए, आप मान लीजिए सपोज एट अल्जीरिया है, मोरक्को है, नाइजीरिया है, नाइजर है, चैड, सियरा लोएन, फ्रांस है बेसिकली। पढ़ाइए अब राष्ट्र को। फ्रांस है पश्चिम अफ्रीका में, ब्रिटेन है पश्चिम अफ्रीका में, और जर्मनी है पश्चिम अफ्रीका। कैमरून और नामीबिया को ले लीजिए तो जर्मनी हो गया। घाना नाइजीरिया को ले लीजिए तो ब्रिटेन हो गया। बाकी सब तो फ्रांस ही बैठा हुआ है। एक पुर्तगाल है, अंगोला की बात कर लेता हूँ। ये फास्ट कैलकुलेशन है। यहाँ पे ना गूगल वहाँ मौका मिलता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपने लेवल पे गूगल बनना पड़ेगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अगर उसको देखते ही तो रहना एटलस को, जो हमने कहा था। देखो बताया हमने आपको, तुरंत कैलकुलेट करके हमने भी, देखो ये सब राष्ट्र हैं, ये 4 मान लो, 4 नहीं 3 ही 2 ही याद है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसके बारे में उत्तर लिखना बहुत डिफिकल्ट है। देख के तो कुछ भी बताया जा सकता है सोर्स लेकर के, बट कैसे लिखोगे उत्तर, इसको कैसे फ्रेम करेंगे? सुनिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं मैं, बट आपको मैं क्लू दे रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत आगे तक डेप्थ में नहीं जा पाएंगे उत्तर में, फिर भी हमें जो आता है वो लिखना चाहिए वहां। अब कह रहा है पश्चिम अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष को पश्चात शिक्षित पढ़े लिखे अफ्रीकियों ने नेतृत्व प्रदान किया। कह रहा है एग्जामिन कीजिए आप उसको। ठीक, आप क्या करिए कि भाई पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। पश्चिम अफ्रीका में कुछ ये अब समय काटना है सही दिशा में आपको, समझ ना, सही दिशा में आपको लिख के आगे खाली नहीं छोड़ा जाता है आंसर, जब तक आप एकदम श्योर नहीं हो जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। मैं अब वो बता रहा हूं जो आप में से हर कोई कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो तो मैं बता दिया, फिर मैं बता दूंगा। ठीक, आपने क्या किया, पश्चिम अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों का नाम लिख दिया आपने आराम से, फिर आपने बता दिया किसका शासन था यहाँ पे। फिर आप बताएंगे कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में, दुनिया के किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है हितों का टकराव और पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा। भारत में हुआ है ना, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण, दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो क्या कारण होगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी विवेकीकरण पढ़ाया नहीं है आपको, भारत का एग्जाम्पल हम पूरी दुनिया पे अप्लाई करेंगे। किसी भी राष्ट्र में आज़ादी की लड़ाई क्यों चलती है, वहां के लोग शोषण से तंग आ चुके होते हैं, और किसी कारण से वहां आधुनिक जब शिक्षा आता है तो विचार आते हैं, समझदारी बढ़ती है, उनको लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें विरोध करना चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत, श्रीलंका, दुनिया में हर जगह ऐसा हुआ है। ठीक, तो अब हमने बताया, और पश्चिम अफ्रीका इसका अपवाद नहीं है। अच्छा, शिक्षा कैसे होता है? या तो उस राष्ट्र में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना होती है, या वहां के लोग अपने उपनिवेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। भारत में क्या होता था, या तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोले, यहाँ से लोग ब्रिटेन पढ़ने जाते थे। तो अल्जीरिया में क्या हो रहा था, आज फ्रांस में जितनी आप समस्या देखते हैं, तमाम तरह के आतंकवादी और फ्रेंच मुस्लिम दंगे, ठीक है, मैक्सिमम कौन लोग हैं, सब ट्यूनिसी और अल्जीरिया वाले हैं। ठीक है,
भाई आप जो किया है वो भोगेंगे आप, जो भी आपने किया है रिटर्न उस पीढ़ी को नहीं तो अगली पीढ़ी को भोगना पड़ रहा है। तो अल्जीरिया ट्यूनिसिया के मैक्सिमम लोग वहां सेटल कर गए हैं। भारत से अच्छे खासे लोग ब्रिटेन में सेटल हैं ना, क्योंकि हमारा अपने भाई उसके अधीन थे हम लोग। शिक्षा का प्रसार कैसे होता है? या तो वहां स्कूल कॉलेज खुलेंगे या वहां के लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हमने बिना कोई बात कहते हुए हमने इसमें 4 पॉइंट्स रख दी। ठीक। अभी कह रहा है परीक्षण कीजिए, ये कह रहा है नेतृत्व किया पढ़े लिखे लोगों ने। अब जरूरी क्या था इसमें कि घाना में किसने नेतृत्व किया, नाइजीरिया में, मतलब एक तो एग्जाम्पल, पश्चिम अफ्रीका में किसने किया या नामीबिया में किसने किया। जैसे मान लीजिए कहीं पे जूलियस नेरेरे कर रहे हैं, कहीं पे अजिक विधा कर रहे हैं, केनिया में केन्याता कर रहे हैं। एग्जाम्पल देके नाम बता रहा हूँ, कुछ नाम तो मुझे पता है ही। मान लो नेल्सन मंडेला को सब जानता है दक्षिण अफ्रीका में, बट वो तो पूछा नहीं है, पश्चिम पूछ रहा है। ये नहीं पता हमें, ठीक, तब तक हमने 4 बातें कह दी, पांचवा भी हमें नहीं पता है। यह सच है कि यहाँ आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व पढ़े लिखे अफ्रीकियों ने प्रदान, लेकिन यह भी सच है कि इसमें आम लोगों की व्यापक परीक्षण कह रहा है। हम नाम कट करके फिर हमने बात रख दी। मैं आपको वो स्किल सिखा रहा हूं कि कुछ नहीं भी पता है तो उत्तर कैसे प्रेजेंट। आपको लग रहा और कुछ लिखने की इच्छा है तो भाई केवल पश्चिमी नहीं, पूर्वी दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका में भी, एशिया में भी, भारत में भी नेतृत्व पढ़े लिखे लोगों ने प्रदान किया, लेकिन संघर्ष में आम लोगों की व्यापक भागीदारी। हमने तो एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया और उत्तर को प्रेजेंट करना। मेरी बात पहुंच रही है? तो भी ड्रॉप कर सकता था, लेकिन कभी ना कभी मुझे एक बार बताना था कि आप देखो, हर बार आप आइडियल सिचुएशन में, एवरी ईयर ऐसे, ऐसा रेयर होता है, किसी एक साल हो जाता है, 10 साल में कोई, बट हो सकता है कभी एंसेंट में, कभी मॉडर्न में। जो नहीं आता है उसको छोड़िए, उसमें आपको क्या क्या समझ सकते हैं उसको पकड़िए आप। अब कल्पना करिए, किसी से भी आप बात करेंगे, अब कोई क्वेश्चन आ गया, उसका उत्तर लिख के याद करके बैठा हुआ, तो ईश्वरी मालिक है उसका, ठीक है ना, कोई भी नाम नहीं बता पाएगा। बट जो मेच्योर स्टूडेंट होते हैं, जो एग्जाम निकाल रहे होते हैं, उन्हें थोड़ी सी समझ होती है ना, तो वो क्या करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करके 1-2 नंबर तो लेके निकल ही जाएंगे वो 10 में। क्या होता है कि जैसे मान लो 20 प्रश्न है, तो हो सकता है 12-14 प्रश्न थोड़ा अच्छा या थोड़ा कम अच्छा सभी को आ रहा हो, मेंस में भी 2-3 प्रश्न में कठिनाई थोड़ी ज्यादा होगी, 1-2 प्रश्न तो ऐसा है कि आपको लगेगा अब छोड़ ही दें हम। बट यहाँ पे क्या हुआ, 2 तरह की बात है, लोग जब फैक्ट्स को देखेंगे कि हमें नहीं पता कौन था, तो क्विट कर देंगे। हर पेपर में ऐसे ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको टकरा सकते हैं, और यहाँ जो 2-4 नंबर आप गेन करोगे ना, मान लो पेपर को आपने हैंडल किया और 4-5 नंबर आपने पा लिया 2 क्वेश्चन को, 4 पेपर में तो आपके 20 नंबर बढ़ गए, 7 पेपर में नंबर ऐड होते हैं ऐसे करके, तो 26-27 नंबर आपके बढ़ गए। 26-27 नंबर में तो फिर पता चला कोई 600 रैंक पे और कोई 100 के अंदर आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे पीटी में दुविधा वाले प्रश्नों से तय होता है कई बार मेरिट, या आते हुए प्रश्नों को गलत ना करें, वैसे मेंस में भी ऊपर वही लोग जाते हैं जो कामली इस तरह के प्रश्नों को 2-4 लाइन में लिख कर आगे, वो ये नहीं देखते हैं कितना उसको मैनेज करना है। सिचुएशन जानबूझ करके दिया जाता है। अब क्या होगा, कुछ लोग घबरा जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के, दूसरे क्वेश्चन पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। कुछ लोग क्या होता है, गलती से पीटी निकाल दिए तो अगली बार इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे मेंस की, वो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। प्रारंभिक परीक्षा में 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एकदम से आपको, उसको केंद्र में रखकर तैयारी करोगे तो कभी पीटी नहीं निकाल पाओगे। आप देखो ना, 70 क्वेश्चन कौन सा था जो बन सकता था? 30 को कहाँ देख रहे हो, 40 को कहाँ देख रहे हो, 60 को देखो आप। निकालने वाला कोई भी स्टूडेंट इसी अप्रोच पे जाता है, पढ़ते पढ़ते उस मना अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि हम कैसे निकालेंगे एग्जाम। समझ में आ रही बात? आपको हमने एक स्किल सिखाया अभी, इसके बारे में एक भी ठोस एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास तो 2-4 हैं, बट मैं कोई एग्जाम्पल यूज नहीं कर रहा। ठीक।
फिर भी हम उत्तर को कैसे प्रेजेंट, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, कुछ तो आएंगे कॉन्सेप्ट में। और इसमें हमने कोई नई बात नहीं बताई है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको कि हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, जब मैं वी उपनिवेशीकरण आपको एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक, भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे श्रीलंका के बारे में लिख दोगे 250 सब, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। मलेशिया के बारे में, साइप्रस के बारे में, जो देश तुम्हारी इच्छा करे सब में लिखवा देंगे। जब गुलाम बनाया है तो सबको आज़ाद भी कराएंगे। तो अभी पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैं उत्साह रोक नहीं पाया, मैंने कहा चलो मैं एक बार शेयर करके आपको बता दूं। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना, उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ यस चुनौती आया है, अब बच्चों को मैं सिखाऊं ज़रा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा व्यू अपने विषयकरण में भी याद दिला देना, फिर एक बार बात कर लेंगे हम। हमने आज क्या बात की और उस समय क्या बात करेंगे पढ़ने के बाद, आप तेजी से और कनेक्ट करोगे अपने आप को, हाँ ये हुआ था ये और इसी तरह के 4-5 चीज़ों को मैं बता दूंगा आपको। विश्व इतिहास में 2-3 बार, एक बार और ऐसा हो चुका है, कुछ इसी तरह के सवाल पूछे। जैसे अभी रेलवे पे एक सवाल पूछा गया, इससे थोड़ा आसान है वो, मतलब अभी 2-3 साल पहले वो भी सिंपल सवाल था। मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल करना था। एक सवाल यहाँ पे भी मैं देख रहा था। हाँ, ये पूछा 2018 में, अंग्रेजों ने भारत से एग्रीमेंट करके श्रमिकों को अन्य उपनिवेशों में, ये भी उपनिवेशीकरण का है। अभी उपनिवेशीकरण के समय इसी तरह का सवाल है जहां आपको बुद्धि का इस्तेमाल पढ़ के नहीं लिख पाएंगे आप। तो दोनों प्रश्न को क्या करेंगे इस बार, जब उपनिवेशीकरण पढ़ेंगे ना हम, फिर एक बार हम चर्चा के क्रम में, वहां से ना आपको एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, अपनी बात कैसे कही जाती है। ठीक, और भी कुछ कुछ सवाल आए हैं, आप दोबारा बाकी जो सवाल जिन्होंने पूछा रिपीट कर लीजिएगा मुझसे। एक और फिर आया है, भाई के लिए जिसने कल अपनी शायरी में हर लड़की को एक समान नज़र से देखा। ठीक है, आई एम सॉरी सर, ये शायरी चल रहा है, इसमें कहाँ कोई लड़की को देख रहा था, तुम कहाँ इस सब में उलझ रहे हो, बाहर निकलो इस सब से। ये सब में नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकदम बाहर निकलो, नहीं तो फिर कहाँ, अरे क्या मतलब, ऐसे ही आंदोलन करते हुए पाए जाओगे। ठीक है ना। आप जीवन के सब, अभी यूथ है, आप समझिए इसके महत्व, आपके फेज से गुजर चुके हैं हम लोग, है ना, मतलब टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कुछ कह दिया, आप कोई बुरा नहीं मानिए, बिग हार्ट से माफ करिए, या किसी ने उस इंटेंशन से नहीं कहा होगा, नहीं बेटा, कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ सुना ही नहीं, हम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं। तो तू मैमे के स्तर पे, बातचीत के स्तर पे, सब ये सब मूर्खता है। ठीक है, हर क्लास में मूर्ख होते हैं, है ना। नहीं, आपने अच्छा लिखा है, जिन्होंने लिखा है इस बार थोड़ा चेंज करके लिखा है उसको, इट्स अ गुड थिंग, है ना। अच्छा लिखा है, कल भी बहुत अच्छा था उन्होंने लिखा। हमने तो इतनी अच्छी हॉबी पे बात की, देखिए आप, वो टॉपिक जब शुरू हुआ तो हमने कैसे हॉबी पे बात की, आपको बताया इतनी सारी बातें, उसमें से हमने काम की बात निकाली कि नहीं निकाली हम, तो ये इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। जब एक सवाल हमारे पास आया तो हमने काम की बातें निकाल ली, थोड़ा बहुत हमने देख भी लिया, अच्छी बात है, कोई लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो खुद और इम्प्रूव करेंगे और सोचेंगे कब क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। इंटरव्यू में जैसे पूछेगा, अच्छा कोई अपनी लिखी हुई 2 शायरी बताओ, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे आप। ठीक है, तो उसके लिए अलग प्लान होता है, अपनी लिखी हुई कविता बताओ, तो देयर आर द थिंग्स ना, हम हर चीज में से अपने चीजों को निकालना है हमें, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है हमारा। ठीक है ना, वहां नहीं रुकना है हमें। ठीक है, हाँ भीड़ खींचेगी। ठीक है, और बात कर लेंगे हम लोग। ये कुछ याद करने को लेकर के आपने पूछा है ना, जिस दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, उस दिन दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आते हैं। जिस दिन ज़्यादा पढ़ लूँ उस दिन लगता है कि कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। अब अचानक से सब बोलोगे हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, अरे क्या मतलब है। ये तो कितनी बार बात कर चुके हैं हम लोग, उतार चढ़ाव तो आता रहेगा आपकी तैयारी में। आपकी यही तो मजबूत ऐसे ही तो बन रहे हैं ना आप, तनावों को झेल रहे हैं आप, चुनौतियों को झेल रहे हैं आप। ठीक है ना, पीवाईक्यू में स्कोर नहीं हो रहा है, पीवाईक्यू में किसने कहा स्कोर करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा।
मैं सारा पीवाई का उत्तर लिखा दूंगा, पूरा स्कोर हो जाएगा, आप फिर आंदोलन करोगे केवल यहाँ पे। मुझे आपको आंदोलनजीवी छात्र नहीं बनाना है। आप जब तक चुनौतियों को नहीं झेलोगे तब तक रास्ता नहीं बनाओगे। ठीक। तो पीवाई क्यू तो आपको बस सीखना कैसे पढ़ना है। आप क्लास सुनिए जाके दोबारा। मैं आपकी समस्या को गंभीरता से ले रहा हूं, बट इसका उत्तर मैं कई बार कर चुका हूं। हमने स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अब आप स्कोर के पीछे पड़े रहेंगे। स्कोर का वक्त कब आएगा? जब कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम हर सब्जेक्ट पे 1000 500 700 क्वेश्चन आप बना लीजिए, पीवाई की सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। एवरेज आप 60 से 80% के बीच में रहेंगे आप कभी भी, किसी भी टेस्ट में। मिनिमम 60 और 80 के बीच में आप रोटेट करेंगे, आप वो लेवल आ जाता है। ठीक है, वो टाइम लगेगा आपको वहां पहुंचने के लिए। मैं तो उससे ऊपर के लेवल पे बात कर रहा हूँ, मेंस को लेकर के। ठीक है, इसमें से एक दो जो सवाल थे ये सब है ना, फिर पूछ लीजिएगा आप एक बार। जो करारबद्ध श्रमिक वाला था, जब भी उपनिवेशीकरण, और एक जो अभी हम लोगों ने बात की नेतृत्व वाले सवाल, ये भी आप एक बार पूछ लीजिएगा। और ठीक है, उस टॉपिक में फिर पढ़ा करके मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। आमतौर पे यही करता हूं मैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इलाहाबाद में जब मैं क्लास ले रहा था, तो वहां पे क्या होता था, प्रत्येक दिन ऐसे 15 20 25 चीजें आती रहती थी। दो चार उसमें शायरी जरूर होती थी कि सर मेरा वाला पढ़िएगा जरूर। ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ, कोई कविता या कुछ बातें लिखते रहते थे। ठीक। मैं प्राय ऐसे निकल जाता था, मतलब ठीक है। तो बाहर आकर के सर आपने पढ़ा ही नहीं मेरा, ठीक है ना। मैं कहा ऐसा लिखो जो मैं पढ़ूं, तो पढ़ दूंगा मैं। फिर लोगों ने कुछ चेंज करना शुरू किया लिखना। कभी कभी पढ़ देता था मैं वहां, बच्चे मेहनत करके आते थे। बट फिर शर्त लगा देते, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उत्तर दूंगा तब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, बच्चे आंसर करते थे। तो ऑलमोस्ट क्लास में, बिग बैच था वहाँ भी ऑफलाइन में, मुझे लगता है 600 बच्चे बैठ रहे थे क्लास के अंदर, पहले ही स्टार्ट ही हुआ था। और लगभग आंसर करते थे, मेहनत करते थे वो भी खूब। तो अच्छी बात है, यदि वैसे ही मेहनत अभी तक कर रहे हो और करते चले जाएं वो, मतलब तो रास्ता अपने लिए बना लेते हैं लोग। समस्या दूसरों को देख कर आती है, पास वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उसमें ज़्यादा समस्या आती है। कभी घर परिवार के कारण भी आती है। और हम समझने की कोशिश करें अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। खुद से बात करना, समझना कैसे पढ़ना है, कैसे बदलाव लाना है, कितना मेहनत करना है, डरना नहीं है, खुद को पुश करना, ये सब आदत डालनी ही पड़ेगी आपको। हर समय कोई ना कोई मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, ये नहीं होने वाला है। क्लास के बाद कौन मिलेगा आपको? ठीक है, ऊर्जा का सोर्स अपने भीतर से होना चाहिए। सोर्स कहीं से बार बार लाएंगे आप, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप हम ही लोग हैं, मान लीजिए आपको पुश कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं। आपको खींच के अपने अंदर जाना है कि नहीं, मुझे मोटिवेटेड रहना है। हैं बहुत सारे लोग आप में जो साइलेंटली काम कर रहे हैं, जो कई बार बात करते हैं, उनकी राइटिंग को देख के लगता है, उनकी बातों से लगता है कि हाँ ये ठीक है, खूब मेहनत कर रहे हैं और क्लास में रोज प्रेजेंट भी रहते हैं। ठीक है ना। तो ऊर्जा का सोर्स धीरे धीरे लाना है अपने अंदर कि मुझे करना है। ठीक है, बाहर से नहीं लाना है। एनर्जी हमें बाहर कमजोर करेगा। फिर से दे दीजिए आप, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको एक बार। अभी हमने कहा ही तब तक एक आ गया, ठीक है ना। अभी सब लोग कहेंगे वाह वाह, इसको पढ़ देता हूं मैं, है ना। तवज्जो दे अपनी तालीम पर। अब आवा है इसमें, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, है ना। ना पर इश्क के अजाबों में। अब अजाबों का मतलब मुझे भी नहीं पता। कुछ तो है ना। अक्सर वो लोग बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। ठीक है, मैं मानता हूं मैं भी इस बात को।
मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि सार्थक तरीके से आगे बढ़ना मतलब हमने भी बहुत रेयर देखा है किसी को सफल होते हुए, पुराने भी बैचेज वगैरह में रेयर देखा है। तो आपको लगता है कि नहीं सब ठीक, नहीं डेविएशन तो हो ही जाता है, ह्यूज डेविएशन होता है, क्योंकि एक सामने वाले वाला समर्पित होकर पढ़ रहा है, दूसरा अपनी उसको लगता है कि मैं तो पढ़ ही रहा हूं। एक होता है केवल पढ़ रहा, दूसरा होता है कि मैं तो पढ़ ही रहा हूं। क्या जाता है? बस बहुत कुछ जाता है। जब जाता है तब तक समझ में नहीं आ, जब चला जाता है तब समझ में आता है कि क्या निकल गया, जीवन कैसे जिएंगे, है ना। तो गुड टाइम, ठीक है, वो तो समझ में आता है सभी को, सब आप लोग समझदार अपने आप हो जाएंगे धीरे धीरे। तीन बातें पढ़नी है इसमें, है ना, हमें एक तो कारण पढ़ना है हमें, ठीक है, एक तो कारण पढ़ना है हमें, दूसरा इसी में हमें पेरिस सम्मेलन पढ़ना है, पेरिस सम्मेलन जो 1919 का हुआ है। तीसरा हम परिणाम की बात करेंगे, ठीक है, कारण, पेरिस सम्मेलन और परिणाम। ठीक, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहाँ पे अध्ययन में लाना है, ठीक है। कारण की बात करें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले थोड़ा सा टीम के बारे में बता दें, मैच किसके बीच में हुआ था। ये जो मैच हुआ था आपको पता है ही मॉडर्न इंडिया में, फिर भी रिपीट कर देते हैं एक बार। एक तरफ है ब्रिटेन, ठीक है, वेरी गुड, फ्रांस, रूस, एक तरफ है अमेरिका, हाँ जापान भी इसमें था, करेक्ट, इटली भी था इसमें। ये सब प्रमुख देश हो गए यहाँ पे एक तरफ, ठीक। दूसरी टीम, इसमें जर्मनी, चौधरी था इनका, जहां जर्मनी होगा वहां ऑस्ट्रिया भी होगा, और जहां ऑस्ट्रिया होगा वहां हंगरी भी होगा, ठीक है, बुल्गारिया और तुर्की। इनके बीच में मैच हुआ था 14 से 19 के बीच में, ठीक है। अभी हम पेरिस सम्मेलन में ना सबके साथ संधियां होंगी, जैसे वर्साई की संधि, सेंट जर्मन की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यूली की संधि, सेव्र की ट्रीटी ऑफ सेव्र, है ना, ऐसे संधियों के बारे में पढ़ेंगे हम जब पेरिस सम्मेलन में आएंगे तो, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, बहुत सारे अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, कितने देश थे, कितनी आबादी थी, कितने महादेश थे, सभी परिचय एंड में। वाई वर्ल्ड वॉर कहा जाता है इसको, बहुत सारे वॉर हुए जिसमें बहुत सारे देश रहे हैं। फिर जब थोड़ी जानकारी हो जाएगी ना तो फिर कंक्लूजन में आपको इस तरह की चर्चा में 2 मिनट 4 मिनट में आपको समझा दूंगा मैं और क्या क्या है। पहले हम थोड़ा सूचना इकट्ठी कर ले इसके बारे में, कॉन्सेप्ट बना, ठीक। कारण पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड वार का कारण हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से बस उसको हमें, जैसे 57 के विद्रोह का कारण पढ़ चुके थे हम लोग, बस पुरानी बातों को इकट्ठा कर देना है। कारण को हम ऐसे देखने वाले हैं हम लोग अलग अलग, जैसे सबसे पहले लेंगे हम उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। अभी हम इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, इसने कैसे परिस्थितियों को त्रुटक बना दिया था। मैं आपको 5-6 कारणों में बताऊंगा, उस 6 को 24 कारण गिनती में करना चाहे तो यहीं करके मैं दिखा दूंगा आपको, पर जो मैं पकड़ूंगा वो थीम बेस्ड कारण होंगे, क्वेश्चन थीम बेस्ड आते हैं। अभी 2024 मेंस में भी एक क्वेश्चन आया कारण से, वो थीम बेस्ड था, शक्ति संतुलन को लेकर के पूछा गया, इजी सवाल था वो, टफ नहीं था, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज था, ठीक। तो जो 5-6 कारण मैं बता रहा हूँ, जैसे उपनिवेश एक कारण हो गया, देखिए आप यहाँ पे दूसरा कारण, प्रतिष्ठा या राष्ट्रवाद, या इसी को आप शक्ति संतुलन भी कह सकते हैं, शक्ति संतुलन का प्रश्न, यही शब्द बस यूज कर दिया था एग्जाम के अंदर, ठीक। ये एक कारण है, हम पढ़ चुके हैं इसको भी। तीसरा है गुटबंदी, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, बिस्मार्क ने कैसे अलायंस बनाया था, ठीक है। ये 3 थीम हो गए मेजर,
इसी में 15-20 कारण आ जाते हैं सब। चौथा है इसी से जुड़ा हुआ सैन्यवाद, खूब तैयारी चलेगी लड़ाई की एकदम। पांचवा है अखबारों की भूमिका। पांचवा है अखबारों की भूमिका, 2 लाइन का कारण है ये, 3 लाइन का। छठा भी हम पढ़ चुके हैं, सेराजेवो हत्याकांड। सेराजेवो कांड 1914, जिसको लेकर के युद्ध की शुरुआत हुई थी बोस्निया में। चार जो मेजर कारण है वो हम पढ़ चुके हैं, पांचवा छठा बस सपोर्ट का रीजन है। ठीक? पहला हम लिख भी लेते हैं, हम लोग लिखें, आप जरा एक्सप्लेन करते हैं, अभी जस्ट हम लोग कंप्लीट ही किए इस टॉपिक को। उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। देखिए आप, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के पश्चात बाजार, मार्केट, पश्चात बाजार एवं कच्चे मालों को लेकर, कच्चे मालों को लेकर औद्योगिक देशों के बीच, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप पूंजीवादी देश, औद्योगिक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। और इस प्रतिस्पर्धा ने, इस प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व परिस्थितियों को विस्फोटक बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व परिस्थितियों को विस्फोटक बना दिया था। विस्फोटक बना दिया। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखिए अधिकांशतः उपनिवेशों पर, अधिकांशतः उपनिवेशों पर, उपनिवेशों पर, उपनिवेशों पर ब्रिटेन एवं फ्रांस का वर्चस्व था। वर्चस्व था। जर्मनी, इटली, जापान, प्रतिस्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में विलंब से शामिल हुए और इन्हें उपनिवेशों के लिए संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करना पड़ा तथा, तथा कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए आप, स्थिति उत्पन्न हुई, लिखिए आप, जैसे मोरक्को, मोरक्को के मुद्दे पर, मोरक्को के मुद्दे पर जर्मनी एवं फ्रांस के बीच टकराव। फ्रांस के बीच टकराव, कौमा, दक्षिण अफ्रीका
में ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच टकराव। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच टकराव। कॉमा, ट्यूनीसिया के मुद्दे पर ट्यूनीसिया के मुद्दे पर फ्रांस एवं इटली के बीच तनाव। तनाव। वहीं सूडान को लेकर ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच। सूडान को लेकर ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच। ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच सूडान को लेकर हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, कौन किस गुट में जाएगा वो बात अलग है, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम इस गुट में गए। टकराव, 2 बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस के बीच में मोरक्को के मुद्दे पर। दक्षिण अफ्रीका में आमने सामने थे ब्रिटेन और जर्मनी। सूडान में आमने सामने थे ब्रिटेन और फ्रांस की सेना। ट्यूनीसिया को लेकर बहुत नाराज था इटली फ्रांस से, और इथोपिया में फ्रांस ने, देखोगे आप। तो ये क्या है, बेसिकली यूरोपीय देश अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। बाजार ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा भी। तो नहीं पूछा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा के द्वारा अफ्रीका को 2 काम कर रहे हैं वो। तो इसी में लिखें आप, इसी प्रकार एशिया में, इसी प्रकार एशिया में चीन और प्रशांत सागर क्षेत्र में चीन एवं प्रशांत सागर क्षेत्र में जापान तथा रूस के बीच जापान तथा रूस के बीच तनावपूर्ण स्थिति। कॉमा देके लिखें आप, अमेरिका के द्वारा अमेरिका के द्वारा अमेरिका के द्वारा प्रशांत सागर क्षेत्र में सक्रिय रुचि लेना। सक्रिय रुचि लेना, उदाहरण आपके पास है, जैसे ओपन डोर पॉलिसी है, स्पेन के साथ युद्ध है ना, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए आप। देखिए, उपनिवेशों के मुद्दे पर, इसी में लिखें, उपनिवेशों के मुद्दे पर उपनिवेशों के मुद्दे पर नए औद्योगिक राष्ट्रों नए औद्योगिक राष्ट्रों को कभी पीछे हटना पड़ा, कभी पीछे हटना पड़ा, तो कभी अपमानित होना पड़ा। में लिखें, कुछ क्षेत्रीय युद्ध भी हुए, कुछ क्षेत्रीय युद्ध भी हुए, कुछ क्षेत्रीय युद्ध भी हुए, लेकिन परिस्थितियां विस्फोटक थी। नोट करके यहाँ लिख लेंगे आप, नोट करके एक लाइन लिख लीजिए आप इसमें, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर कोई स्थापित नियम नहीं थे। कोई स्थापित नियम नहीं थे। और बेसिकली क्या था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही नियम था। आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है? यदि कोई नियम होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक, कोई नियम होता तो ऐसी घटना नहीं होती। तो इस पे चर्चा एक बार मैं कल कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
जैसे शक्ति संतुलन पूछा वैसे ये भी आ सकता है। ठीक है, कल चर्चा में कंटिन्यू। क्या हुआ? कल हम लोग फिर बातचीत करते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, वर्ल्ड वार के कारणों पे, पेरिस सम्मेलन पे, है ना। और आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं क्या वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री में? मैं पूछ रहा हूं अगले वीक में। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। नेक्स्ट वीक में आपको समय दे करके कभी भी बता दिया जाए, अभी जैसे बता दिया आपको कि सवाल होंगे मैक्सिमम, तो मान के चलो यहां तक, कारण, पेरिस सम्मेलन और परिणाम तक। उसके बाद जो भी पढ़ाएंगे, है ना, पूरा विश्व इतिहास सब्जेक्टिव, विश्व इतिहास में सब्जेक्टिव होगा ना। नहीं तैयार हैं आप लोग? अच्छा, कल मैं आपसे बात करूंगा। टेस्ट लूंगा, संडे को नहीं लूंगा। क्या होता है? काम रहता है। तो तुम मंडे को दे देना। हाँ, टेस्ट तो तुम आगे पीछे दे ही सकते हो यदि टेस्ट होगा तो। मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, जो मुझे करना है मैं करूंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा आगाह कर दिया है कि रिवीजन करना आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।